वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। इट मीन्स जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, इसका एक अलग से क्या मतलब है इस चैप्टर के अंदर। देखो, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर यहाँ पे इसलिए वर्ड दिया गया है क्योंकि 1989 के बाद जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और जो एक सुपर पावर रह गई थी वो थी अमेरिका। अब अमेरिका से लड़ने के लिए वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी था जो अमेरिका की शक्तियों को कम कर सके। 1945 में जैसा कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन बनाया गया। हालांकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी वो उन सारी ज़रूरतों को पूरा अकेले नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आगे चल के और सारी अल्टरनेटिव सेंटर्स सामने आई। जैसे कि 1967 में आसियान आया, 1992 में यूरोपियन यूनियन आया, 1985 में शार्क आया। इसको छोड़कर और भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़कर G77, G80, G7, G8, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। मतलब ये वो सेंटर्स हैं जो किसी देश की शक्तियों को कम भी करते और बढ़ाते भी है। बेसिकली हमारी बुक में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, हमारी बुक में इसका सिंपल सा मतलब है कि किस तरह से जो विश्व एक ध्रुव्य रह गया है, यूनिपोलर रह गया है अमेरिका के वे में, उसे कम कर दिया जाए, या तो उसे पोलर लेस कर दिया जाए या मल्टीपोलर कर दिया जाए, या तो अमेरिका की शक्ति को खत्म किया जाए या और भी अन्य देश ऐसे आ जाए जो अमेरिका जितने ही पावरफुल हो। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट अल्टरनेटिव सेंटर्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कंट्रीज ऑफ आसियान यूनियन। एक बार जो आसियान है उसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। ठीक है, जो जो साउथ के नेशन थे उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से। और जो इसकी कैपिटल है, जो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा देखो, प्रॉब्लम होती है इसके जो 10 नेशन हैं उनको याद रखने में। हालांकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे और जो 5 थे वो आगे चल के जुड़े थे, तो इसे याद करने की एक ट्रिक बनाई है। पहले ट्रिक देखते हैं। देखो, तुम बीएससी करके 2 मिनट से टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। देखो, हमने बीएससी एमएससी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो बीएससी का मतलब क्या है, बी से मतलब है ब्रुनोई, एस से है सिंगापुर, सी से है कंबोडिया। 2 मिनट से यानी 2 बार एम है तो 2 मिनट। पहला एम मलेशिया, दूसरा म्यांमार। टीवी पर टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, और आईपीएल आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस। तो एक तरीका रखा है ट्रिक के माध्यम से ताकि आपको ये 10 कंट्रीज याद हो जाए। ठीक है, तो जो आसियान था 1967 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, और जो बेसिकली इसके अंदर कंट्रीज है 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, और जो इसका एक फ्लैग है, मैं आपको इसका फ्लैग दिखाता हूँ। देखो, ये इसका एक फ्लैग है जिसके अंदर धान की छोटी छोटी बालियां हैं। ठीक है, और बेसिकली जो आसियान कंट्रीज थी ये सारी वो कंट्रीज है जो साउथ में पड़ती है एशिया के, और जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1967 के अंदर। अच्छा, देखते हैं कि आसियान के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जिसके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते। चाहे वो यूनाइटेड नेशन उठा लो, आप किसी कंट्री की बात कर लो, सबके कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आपको ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या क्या डिस्कशन में रखा है, जैसे कि स्ट्रेंथिंग ऑफ अ रिज्म ऑफ इकोनॉमिक, टेररिज्म, ट्रेड, पीस, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप को अच्छा करना, और यूएन की जितनी भी चीज़ें हैं उसे इम्प्लीमेंट करना। देखो, अगर किसी भी कंट्री को अपना ट्रेड अच्छा रखना है तो उसे सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप इन द सेंस, जैसे कि आपको पता होगा आसियान कंट्रीज़ के जो भी देश हैं वो बहुत बड़े लेवल पे एक दूसरे को एफटीए देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे आपने साफ्टा सुना होगा। 2 होते हैं, एक होता है साफ्टा और एक होता है साप्टा, SAFTA, SAPTA। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जो साप्टा है इसमें जो प्री है उसका मतलब है प्रेफरेंशियल। तो ये जो आसियान कंट्रीज है एक दूसरे से अच्छा ट्रेड करते हैं, सरप्लस ट्रेड करते हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, जब इनकी इकनॉमी बूस्ट करें और टेररिज्म को कम से कम कर दे ये लोग, शांति हो इनमें आपस में, और एक दूसरे की जो
इनके यहाँ पे बेसिकली सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करें। अब बात करते हैं बेसिकली आसियान है क्या। देखो आसियान स्टाइल रेफर करता है एक ऐसे स्टाइल को करता है जिसके अंदर जो कंट्री है वो अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, अपना एक कोलैबोरेटिव आपस में एक दूसरे के साथ आके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। देखो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, अगर आप इनकी जीडीपी निकालोगे तो बहुत छोटी जीडीपी है, बट अगर आप पूरे आसियान कंट्रीज़ की जीडीपी निकालोगे तो वो एक बहुत बड़ी जीडीपी हो जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से ये लोग अपना अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव है आसियान के, तो जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अपने कल्चर को एक साथ रखना, उसका डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ अपनी जो इकोनॉमी है उसे काफ़ी अच्छे से बूस्ट करना। देखो अगर कल्चर अच्छा है तो इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी। ये प्रमोट करते हैं पीस को, स्टूडेंट बेस्ड रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर जितने भी नियम हैं, जितने भी लॉज हैं, उन्हें मानने का काम करते हैं। बेसिकली जो इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे की कंट्री में ईजिली जा सकते हैं, उन्हें ईजिली वीज़ा मिल जाता है जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, और जिसके माध्यम से वो आसानी से वहाँ पे एजुकेशन ले पाते हैं। ओके, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से आसियान के बात करते हैं। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो बेसिकली इसमें किस चीज़ की बात करी जाती है, इसमें जो रीजनल लेवल पे जो भी इनके बीच में टसल चल रहा होता है, जो भी फाइट चल रही होती है, उस फाइट को, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बात करी जाती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि उस टकराव को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए अपनी सेना को इंक्लूड करके, तो ये लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि शांति से जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाने का काम करते हैं। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इनका मार्केट है उसे वो कॉमन मार्केट रखे, वहाँ पे जितने भी प्रोड्यूस गुड्स हैं उन गुड्स को ये बेसिकली सोशल लेवल पे और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सके। जैसे आपने पेरिसेबल कमोडिटीज़ देखा होगा, या फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आलू है, टमाटर है, प्याज है, ये वो क्रॉप से बेसिकली जो कुछ समय में ख़राब हो सकती है, तो इनके लिए एक अच्छा मार्केट हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, आसानी से उन जगहों पे पहुंच जाए, ऐसा भी आसियान कम्युनिटी की कंट्रीज़ करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो इनका कल्चर है वो कल्चर एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाए, एक दूसरे की मदद से अपने कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक बात बताई जाए कि अगर आप इंडिया के अंदर अगर आप पराठे का एग्जाम्पल लोगे, तो अगर आप आज एक बार किसी जगह का पराठा खाते हो तो 2 साल बाद आपका दूसरे पराठा खाने का नंबर आएगा। मतलब इतनी वैरायटी है इंडिया में फूड को लेकर। बट अगर मैं दूसरे हैंड पे एक छोटी सी बात बोलूँ, अमेरिका जैसी कंट्री, वहाँ के 2 प्रोडक्ट पिज़्ज़ा और बर्गर, उन्हें हर कोई खाना पसंद करता है, जबकि उनके पास पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ के कुछ है ही नहीं, बट उसे फिर भी हम क्यों खाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्किल्स, कि उनकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमारे दिमाग पे कैसी छाप छोड़ी हुई है कि अगर हम 100 रुपये का पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, 500 रुपये का पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके आए हैं खा के। हालांकि हमारे जो फूड हैं वो उनसे इतने अच्छे, इतने ज़्यादा अच्छे कि हम उसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, बट हमारे यहाँ जो मार्केटिंग की कमी है, जो स्किल्स की कमी है, उसकी वजह से इनके छोटे छोटे प्रोडक्ट हमारे बड़े प्रोडक्टों पे हावी हो चुके हैं, और हमारा जो लोकल मार्केट है उसे उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है। तो आसियान कंट्रीज़ बेसिकली जो इनका लोकल मार्केट है उसे बचाने के ऊपर वर्क करते हैं, जिससे ये क्या कर सके, अपना जो मार्केट है उसे और अच्छा कर सके और अपनी जो जीडीपी है उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सके। अच्छा, मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं आसियान के, देख लेते हैं। अच्छा, पहले इनका एक मोटो है कि इनकी एक कॉमन विज़न है इनका। ये क्या है मोटो, कॉमन विज़न क्या है? जैसे कि देखो हर नेशन की एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे इनकी भी एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है। जैसे कि हम अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ नहीं करेंगे, जो हमारी संप्रभुता है कि हम मास्टर ऑफ ऑन चॉइस हैं, हमारे ऊपर किसी कंट्री का कोई भी कब्जा नहीं है, तो हम सब अपना अपने आप ही करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ के अपनी लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है, अपनी इंटीग्रिटी की बात करते हैं। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर अ नेशनल आइडेंटिटी, इक्वल डोमिनेंस एंड द फ्रीडम, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है, यानी हम सब खुद के खुद मालिक हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते, इंटरनल मैटर जो होते हैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एक दूसरी कंट्री के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करते। नीड होती है मदद करते हैं, बट एक दूसरे के कामों को बढ़ाते नहीं हैं। ओके,
सेटल डिफरेंसेस ऑफ अ डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर, शांति से जो भी इनके बीच में झगड़े होते हैं उसे निपटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि उस झगड़े को यूएन तक ले जाएं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी इशू होता है छोटे से छोटा, तो वो आईसीजे में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, फिर वहाँ पर जाकर उसे सॉल्व किया जाता है, यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चला जाता है। तो ऐसा ये लोग नहीं करते। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.